नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की बात इसीलिए क्योंकि एक वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी का कमल तेजी के साथ खिलता जा रहा था। हालांकि ये कमल अभी भी खिला हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो जैसे इस कमल की कुछ पंखुड़ियां अब मुरझानी शुरू हो गई हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि दतिया से लेकर बांकीपुर तक टिकट को लेकर महासंग्राम देखने को मिला है। उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से टिकट को लेकर बवाल हो रहा है और दतिया से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करती हैं कि किस तरीके से वहां पथराव हुआ। समर्थकों को खदेड़ने के लिए, नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों को खदेड़ने के लिए पुलिस को बकायदा आंसू गैस के गोले तक दागने पड़ गए। तो उधर बांकीपुर में ऐसे समर्थक को उम्मीदवार बना दिया गया है, ऐसे प्रत्याशी को उम्मीदवार बना दिया गया है जिसकी प्रोफाइल खुद भारतीय जनता पार्टी को आगे आकर बतानी पड़ रही है। तो इसके पीछे आखिर कारण क्या है? क्यों उपचुनाव को लेकर इतना हंगामा, इतना बवाल है और क्यों टिकट पर यह महासंग्राम है? आज इसी को लेकर करेंगे हम सीधी बात। तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, तो उससे क्या होता है? कोई सबको थोड़ी 230 सीट हैं और 2000 लोगों ने तैयारी की, तो सबको टिकट मिलता नहीं है। कोई बात नहीं, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। जो पार्टी ने निर्णय दिया उसका सब पालन करेंगे। नरोत्तम जी का अगर कहीं गुस्से, मेरी बात नहीं, मैंने कल फ़ोन लगाया था 2-3 बार, पर मेरे को मालूम है कि वो पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी के निर्णय का सम्मान करें। बात करेंगे, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी उनसे निवेदन किया, लगातार मेरी बातचीत है, सब मान जाएंगे। इसमें क्या बुराई है? कोई भी कह सकता है। कांग्रेस के लोग कांग्रेस ही कहेंगे, भाजपा वाले भाजपा की कहेंगे। ये तो चुनाव है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तो चुनाव वहाँ से हारना है और कांग्रेस को जीतना है। जो लोकतंत्र की हत्या हुई, भारतीय जनता पार्टी ने माध्यम बनाया कोर्ट को। जो राजन भारती हमारे एमएलए थे, उनको बीच में जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक हटाया, उसका बदला दतिया की जनता लेगी। मैं समझता हूँ उस पूरे घटनाक्रम को अगर सही रूप से देखें तो आप देखोगे कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज ही कलेक्टर और एसपी प्रशासन की ये स्थिति है, तो ये चुनाव कैसे करा पाएंगे? नहीं, कारण तो सबको पता है। मुझे भी उन्होंने पत्र दिया, फिर आप लोग के बीच में जाके सार्वजनिक रूप से भी कहा। पारिवारिक कुछ कारण उनके होंगे जिनके कारण उन्होंने लिख के दिया, मैं चुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ, पार्टी की मैं अपनी सेवाएं देता रहूंगा। तो केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय किया और नीरज कुमार सिन्हा जी, वो भी बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, युवा मोर्चा में जिला के उपाध्यक्ष रहे, मंडल में 2 बार अध्यक्ष रहे, उनको प्रत्याशी बनाया गया और 13 तारीख को अपना नामांकन भी करेंगे। तो टिकट पर तकरार देखने को मिल रही है। 2 राज्यों में उपचुनाव है जिसको लेकर ये घमासान मचा हुआ है। लेकिन ये घमासान क्यों मचा हुआ है? कई सुलगते सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। वो सवाल आपके समक्ष एक एक कर रख दे। क्या बीजेपी में टिकट वितरण अब सबसे बड़ा सियासी संकट बन गया है? दतिया से बांकीपुर तक आखिर बगावत क्यों देखने को मिल रही है? क्या हाईकमान का फैसला कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ा? जमीनी संगठन और केंद्रीय नेतृत्व में टकराव क्यों प्रदर्शन पथराव, इन सबकी नौबत आ पड़ी। तीसरा सवाल, क्या टिकट कटने के बाद सड़क पर उतरना राजनीतिक दबाव की एक नई रणनीति है और अब ये चलन बन जाएगा? इसके साथ ही चौथा सवाल आपके समक्ष हम रख दें, क्या बीजेपी जीत के लिए नए चेहरों पर दांव लगा रही है या अपने ही दिग्गज नेताओं की अनदेखी कर रही है? ये भी एक बड़ा सवाल बीजेपी के आकर खड़ा हो गया है। क्या दतिया और बांकीपुर सिर्फ 2 सीटों का विवाद है या आगे आने वाले चुनावों से पहले बीजेपी के बीच बढ़ते असंतोष का एक बड़ा उदाहरण? इसी को लेकर आज होगी सीधी बात। कई खास मेहमान हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे, इन सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। एक एक कर उन मेहमानों से परिचय भी हम आपका करा दें। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, इस चर्चा का हिस्सा बनने वाले हैं
क्योंकि 2 राज्यों में बवाल है। तस्वीरें भी दिन भर से आप प्राइम न्यूज पर देख रहे थे कि किस तरीके से दतिया में बवाल मचा। तो उधर बांकीपुर को लेकर भी संग्राम है, क्योंकि सवाल लगातार खड़े हो गए हैं। क्या प्रशांत किशोर को देखते हुए बीजेपी ने फैसला लिया है, या फिर बीजेपी के इस फैसले के पीछे आखिर कारण क्या है, यही जानने समझने की होगी कोशिश। खेमचंद शर्मा बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल है कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जल्द ही आरजेडी के प्रवक्ता भी हमें ज्वाइन करेंगे और सीनियर जर्नलिस्ट विजय दुबे भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले खेमचंद शर्मा जी का रुख करते हुए टीवी स्क्रीन पर प्लीज दोनों मेहमानों को दिखाया जाए। जल्द ही दोनों मेहमान आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगे और दोनों मेहमान इस वक्त आपके सामने। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। खेमचंद शर्मा जी, शुरुआत आपके साथ करते हुए, क्या कारण है बगावत के पीछे, आखिर क्या कारण है? नरोत्तम मिश्रा जिनका 2008 से दबदबा रहा, आखिर उनको हटाने के पीछे की क्या वजह? खेमचंद शर्मा जी, सवाल दोहरा दूं? सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है आपको? नमस्कार। हाँ जी, बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। आपको आवाज आ? हाँ जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। देखिए इसको किसी भी तरीके की पार्टी में बेखराव या किसी भी तरीके का कि भाई विरोध, ऐसा नहीं कह सकते। कार्यकर्ताओं की अपनी भावना होती है, उन्होंने व्यक्त की। नेता ने अपने कार्यकर्ताओं को बोला कि भाई जिस तरीके से हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं वो सही नहीं है, पार्टी में एक फोरम है और पार्टी फोरम के माध्यम से हम अपनी बात रखेंगे। और नरोत्तम जी ने आगे बोला है, मैं पार्टी का डिसिप्लिन कार्य करता हूँ और पार्टी के हित में पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसके साथ खड़ा हूँ। पार्टी में हटाना नहीं कहते, पार्टी में नए कार्यकर्ताओं को मौका देना कहते हैं। और पार्टी हमारी बहती गंगा है, इसमें लगातार परिवर्तन चलते रहते हैं। वो परिवर्तन एमएलए के भी होते हैं, मेंबर पार्लियामेंट के भी होते हैं, मुख्यमंत्री के भी होते हैं, मंत्री के भी होते हैं और केंद्रीय मंत्रियों तक भी होते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदलते हैं। तो ये कोई ऐसी पार्टी तो है नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जहाँ एक परिवार का सदस्य ही, उन्हीं के पोते, उनकी पोती, उन्हीं के सारे जो परिवार वाले वही पदाधिकारी या वही मंत्री, वही संतरी बनेंगे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी में समय समय के अनुसार, फीडबैक के अनुसार, कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुसार ये निर्णय लिए जाते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो भावना है कि कार्यकर्ताओं की, ये बात ठीक है खेमचंद शर्मा जी, आप ये कह रहे हैं कि चलिए इसे नरोत्तम मिश्रा को, ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं चलिए ठीक है कि नरोत्तम मिश्रा को हटाना इसे नहीं कहेंगे, इसे नए कार्यकर्ताओं को जगह देना कहेंगे। लेकिन जब आप नए चेहरों को, नए कार्यकर्ताओं को जगह देना चाहते हैं, उन्हें आगे लाना चाहते हैं, तो आपने नरोत्तम मिश्रा को क्यों भरोसे में नहीं लिया, क्यों उनके समर्थकों को भरोसे में नहीं लिया? और शायद समर्थक तो छोड़िए, अगर नरोत्तम मिश्रा को भरोसे में ले लिया जाता पहले से तो उनके समर्थकों तक वो संदेश जाता। और जिस तरीके से NH-44 पर वो जो बवाल देखने को मिला, जो तस्वीरें आई, वो सब शायद सामने ना आती। मोनिका जी, ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी और उस एरिया में लाखों कार्यकर्ता रहते हैं और जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो दिल्ली से पार्लियामेंट बोर्ड देखता है। और कई बार वो चीजें धरातल के कार्यकर्ता के इस तरीके से कम्युनिकेट हों, वो नहीं पॉसिबल है। मैं ऐसा समझता हूँ कि नरोत्तम मिश्रा जी बहुत सीनियर कार्यकर्ता, पार्टी के पास देने के लिए बहुत कुछ है। पार्टी का ऐसा नहीं कि एमएलए का यदि उपचुनाव उनको नहीं दिया तो उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आने वाले समय में लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, राज्यसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, पार्टी के और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो पार्टी के पास देने के लिए बहुत कुछ, और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ दिया, पार्टी ने भी उनको पास्ट में बहुत कुछ दिया। मैं तो समझता हूँ नरोत्तम जी बहुत ही डिसिप्लिन कार्यकर्ता है, पुराने कार्यकर्ता है, पार्टी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। ये विषय यही कि समाप्त हो गया है और नरोत्तम जी और जो हमारे नए कैंडिडेट दोनों मिलकर, जिन्होंने पार्टी के लिए इतना कुछ किया हो, जिन्होंने पार्टी को लगातार आगे रखा हो, जिन्होंने दतिया में पार्टी का नाम ऊंचा रखा हो, पार्टी के काम को पार्टी में रहकर जनता के बीच पहुंचाया हो, अगर चुनावों में वो साइडलाइन हो जाते हैं, हार जाते हैं, कुछ अंतर से हार जाते हैं, तो क्या उन्हें दोबारा मौका नहीं देना चाहती है पार्टी? मोनिका जी, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि पार्टी बड़ी होती है। पार्टी एक व्यक्ति से नहीं, लाखों कार्यकर्ता उस एरिया में भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, काम करते हैं। ये नरोत्तम मिश्रा जी भी जानते हैं। खुद नरोत्तम मिश्रा जी पास्ट में लोगों को टिकट देते रहे, नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देते रहे। तो ये प्रक्रिया है, उनको पता है। कुछ लोगों की जो भावनाएं जो साथ में जुड़े होते हैं, उनकी भावनाएं ठीक है उस तरीके से। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसका उपचुनाव पर असर पड़ेगा? अब ये जो तस्वीर दतिया से सामने आई पथराव की, उपचुनाव पर इसका एक असर पड़ेगा जनता के बीच?
मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वहाँ पे बहुत ही लहर है, और जो कांग्रेस के विधायक वहाँ से चुने गए थे वो एक आपराधिक मामले की वजह से उनको वहाँ से इस्तीफा देना पड़ा, या फिर उनकी जो सदस्यता निरस्त हुई। तो आज जो वोटर्स ने ये तय कर लिया है कि जो गलती उनसे चुनाव में हुई थी, उस गलती को सुधारना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को दतिया से उन्हें विधानसभा में पहुंचाना है। डॉक्टर शिंपी अग्रवाल, यहाँ पर तो उन्होंने बीजेपी को लेकर बात रखते हुए, यानी कि अपनी पार्टी को लेकर बात रखते हुए सीधे जो गेंद है वो कांग्रेस के पाले में डाल दी है कि कांग्रेस का असर, कांग्रेस को अब सबक मिल गया है, जनता जो है वो बीजेपी को ही वोट देने वाली है। तो आप किस तरीके से देखती हैं, क्या ये अंदरूनी मतभेद का मामला है, अंदरूनी बगावत का मामला है बीजेपी के भीतर, और गेंद इसीलिए कांग्रेस के पाले में डाली जाती है, जा रही है ताकि खुद के दाग को चादर से ढका जा सके? आपकी ऑडियो नहीं आ रही है शिंपी जी, अनम्यूट कीजिए पहले प्लीज। हेलो, आ रही है आवाज? यस, यू आर ऑडिबल नाउ। ओके, ओवर टू यू। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी और सत्ता संघर्ष किस चरम तक पहुंच चुका है उसका ज्वलंत उदाहरण है दतिया, जहां भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता आज एक अराजक और असहिष्णु भीड़ में परिवर्तित हो चुके हैं और सड़कों पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं अपने नेता नरोत्तम मिश्रा जी को सम्मान दिलाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम नए चेहरों को मौका देना चाहते हैं। तो आप ये बता दीजिए कि ये नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की दतिया के अंदर एक जमीन तैयार करी, आप उनका नाम काटकर एक ऐसे व्यक्ति को वहां पर स्थापित कर देते हैं जिनके लिए स्वयं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये कह रहा है कि साहब आशुतोष तिवारी जी हैं कौन, हम तो ये जानते ही नहीं है। आचार संहिता का खुलकर वहां पर उल्लंघन हो रहा है, उसकी धज्जियां उड़ रही है, एसपी पिट रहे हैं, एसडीओपी पिट रहे हैं, 8 जवान घायल हो जाते हैं, और इसका पूरा खामियाजा जो है वो दतिया की जनता और दतिया का विपक्ष भुगत रहा है। आप 11 घंटे वहां पर सड़कें जाम कर कर बैठ जाते हैं, बाजार बंद करवा देते हैं, और फिर उसके बाद आप ये कहते हैं कि नहीं साहब बिल्कुल हर तरीके से सब कुछ जो स्थिति है वो पूर्ण रूप से नियंत्रित है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी आज इतनी ज्यादा प्रभावशाली हो चुकी है कि जो टिकट वितरण है वो जनता के हितों को या कार्यकर्ता के हितों को देखकर नहीं किया जा रहा है, अपितु गुटिया संघर्ष को देखकर किया जा रहा है। और ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान गृह मंत्री मोहन यादव जी का जो प्रशासन है वो पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के समर्थकों से पिट रहा है। क्या आप इसी को कहते हैं कि ये आपकी कैडर बेस्ड पार्टी है, या फिर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी तरह का अनुशासन है और आप कांग्रेस के ऊपर ठीक फोड़ रहे हैं? तो देखिए, राजेंद्र भारती जी जो कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं वो पहली बार वहां से विधायक नहीं बने थे, वो तीसरी बार के वहां के विधायक रह चुके हैं। 85 में, 98 में और 2023 में वो विधायक बनते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो भय और भ्रष्टाचार की राजनीति को परे रखते हुए गांव की, गरीब की और किसान की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र भारती के ऊपर मोहर लगाती है और कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से विजय बनाती है। और आप प्रत्याशी कोई भी वहां पर लॉन्च कर दीजिए, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी या फिर आशुतोष तिवारी जी, हमें तो पूर्ण विश्वास है कि इस उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाएगी और कांग्रेस वहां से प्रचंड बहुमत से विजय होगी। लेकिन इस उपचुनाव ने और इस टिकट वितरण ने, मोनिका जी, भारतीय जनता पार्टी की कलई खोलकर रख दी है। और ये जो ओवरलोडेड बस है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें गुटिया संघर्ष किस तरीके से चरम पर आ चुका है वो आज पूरे देश के सामने दिखाई दे रहा है। और अब भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल चाहे किसी भी तरीके से करती रहे, लेकिन जनता आपका भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि कल रात जब ये पूरा संघर्ष सड़क पर होता रहा तब नरोत्तम मिश्रा जी सामने आकर ये नहीं कहते कि इस बात को पार्टी फोरम पे रखिए, यानी कि आप स्वयं इस अराजक भीड़ को संरक्षित कर रहे थे। और आज हो सकता है अंदर से कोई डैमेज कंट्रोल हो गया हो तो वो दिन में आते हैं और ऑन कैमरा कहते हैं कि नहीं साहब आप इस पूरी बात को पार्टी फोरम के ऊपर रखिए। तो ये तो आप रात को भी कह सकते थे। कोई भी ऐसा नेता नहीं था भारतीय जनता पार्टी का, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हो, चाहे जगदीश देवड़ा जी हो, वो सब आज आके स्पष्टीकरण दे रहे हैं। और अब ये कह रहे हैं कि
नरोत्तम मिश्रा जी भी आएंगे और लेकिन इस उस चुनाव वक्त के किसी का भी अंदर कुछ भी इंटरवीन नहीं किया गया और जनता परेशान होती रही। जिस तरीके से हाईवे को जाम किया गया, खेमचंद शर्मा जी जवाब है आपका इसके पास, क्योंकि आप बेशक कह रहे हैं कि इससे उपचुनाव पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि उपचुनावों पर असर आएगा। जो जनता परेशान हुई, जिस कारण परेशान हुई, क्या जनता वो बात याद नहीं रखेगी? दतिया को लेकर आपका जवाब चाहेंगे, इसके साथ ही बांकीपुर को लेकर भी आपका जवाब जरूर चाहेंगे ताकि श्याम कुमार जी के पास हम पहुंच सके चर्चा के लिए। बांकीपुर में आपके प्रत्याशी जो आप नाम घोषित करते हैं उसके बकायदा आपको प्रोफाइल बताने की जरूरत आप पड़ जाती है। एक ऐसा नाम जो कहां से आया, क्या नाम, सारा कुछ किसी को पता ही नहीं। इस स्ट्रैटेजी के पीछे का रीजन जरा समझा दीजिए। तो मैडम, दतिया में जो हवा है पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, इसीलिए लोगों में और कार्यकर्ताओं में वहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कैंडिडेट के प्रति बहुत ज्यादा उत्साह था। कांग्रेस को पता है कि वो हारने वाले हैं, इसीलिए फेवर में है इसलिए गुस्सा था। ये रीजन समझ में नहीं आया खेमचंद शर्मा जी। फेवर में है फिर गुस्सा क्यों था? फेवर में है तो ये आक्रोश नहीं होना चाहिए था। मैडम, मैं आपको दो बातें हैं, आप मेरी बात को कंप्लीट करने देंगे तो हाँ बात जी, समझ ठीक में है। आएगी। मेरा कहने का मतलब है कि लोगों में भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वहां पे माहौल, तो लोग भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए ज्यादा डिमांड है, कांग्रेस के प्रति माहौल नहीं है, डिमांड नहीं है, इसीलिए हमारा हमारी नीति जिसको देना दे दो। भारतीय जनता पार्टी, अब जो बात कर रहे हो, अब ये देखिए टिकट एक है, अब नए कार्यकर्ता को मौका दिया है पार्टी ने। निवेद्र जी के लिए हो सकता है कुछ और सोच के रखा हो, लेकिन जो समर्थक हैं वो पूरे बड़े एरिया में रहते हैं। मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश में जो एरिया है डेमोग्राफिकली वो बहुत बड़ा होता है, तो उनकी भावना तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप जितनी पोलाइटली इसका आंसर दे रहे हैं, इतना पोलाइटली अगर नरोत्तम मिश्रा जी को आप लोगों ने फेवर में ले लिया होता तो ये बवाल ना खड़ा होता। अब बीच बीच में आप बोलोगे समझ में नहीं आएगा। ये संवाद हुआ है और बात खत्म हो गई। अब रही बात आप कर रहे हैं बिहार की, तो बिहार में जो उपचुनाव है, हमारे कैंडिडेट वो 2 बार के मंडल अध्यक्ष हैं और मंडल अध्यक्ष एक बहुत बड़े एरिया में रिप्रेजेंट करते हैं। वो जिला में उपाध्यक्ष रहे हैं, तो जिला कई विधानसभाओं का जिला होता है। वो मंडल के महामंत्री रहे हैं, वो जमीनी कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, लोग वहां पे जानते हैं। हो सकता है कि दिल्ली में उनका नाम नहीं जानते हो सकता है कि बिहार से बाहर ना जानते हो, लेकिन बांकीपुर में उनको लोग जानते हैं। अब क्योंकि सोशल मीडिया पे चलाया गया कि वो नए कैंडिडेट है, अननोन कैंडिडेट है, इसीलिए पार्टी ने उनका प्रोफाइल डाल दिया। देखिए कि उनका प्रोफाइल क्या है। वो जमीनी कार्यकर्ता है और जमीनी कार्यकर्ता को तो जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दी गई है और जमीनी कार्यकर्ता को लोगों के बीच लाया गया है, जो खेमचंद शर्मा जी कह रहे हैं। ठीक है, बांकीपुर को लेकर आपने सवाल का जवाब दिया, लेकिन दतिया को लेकर अभी भी तमाम सवाल हैं जिनके जवाब बाकी है। उसको लेकर हम आगे भी चर्चा जरूर करेंगे। डॉक्टर श्याम कुमार प्रवक्ता है आरजेडी के। श्याम कुमार जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया और बांकीपुर में जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, प्रशांत किशोर के नाम की भी चर्चा हो रही है सियासी गलियारों में कि प्रशांत किशोर को देखते हुए कोई बड़ा नाम नहीं रखा गया है, एक ऐसा चेहरा रखा गया जिसकी प्रोफाइल भी बाकायदा बार बार बतानी पड़ रही है। इसके पीछे असल वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, बेसिक मूलतः आपको यहाँ एक बात जरूर बताना चाहते हैं कि बीजेपी के जो हार की जो हताशा और निराशा का सबसे बड़ा प्रमाण, अभी तक कोई भी कार्यकर्ता जिसको टिकट अगर मिला तो कोई टिकट वापस ले लेगा, चुनाव से रेस से बाहर हो जाएगी। तो ये जो खेला है ना, चुनावी खेला है, उसमें उसके एक समय जीता जागता प्रमाण बिहार के बांकीपुर सीट में जो भाजपा के प्रत्याशी जो वापस अपना नामांकन लिया है, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण। दूसरी बात आप कह रही थी कि प्रशांत किशोर जी के बारे में, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि बिहार की जो राजनीति पूरी वैचारिकी पर टिकी हुई है और वैचारिकी का जब नाम आता है बिहार में, उसमें राष्ट्रीय जनता दल सबसे ऊपर है। जो हमारा संघर्ष है, जो हमारा योगदान है, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, वैचारिकी लिए जाने जाते हैं। अब बांकीपुर में जो चुनाव हो रहे हैं उसके कैंडिडेट का प्रोफाइल जो आप निकाल के देखेंगे, जिनकी आप बात कर रहे थे, एक तरफ तो रणनीतिकार हैं, दूसरे राज्यों में जाके दूसरी पार्टियों के लिए काम करते हैं। पता चला यहाँ पर पता चला खुद ही कैंडिडेट है। तो एक घालमेल जो है कि निर्माता, निर्देशक, एक्टर सब एक ही आदमी होगा, फिल्म में चलता है, राजनीति में नहीं चलता है। इसलिए मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट यहाँ कर दूं कि आरजेडी बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है। पृष्ठभूमि के आप देखेंगे तो डेटा अगर खंगाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें जो जनादेश मिला था, जो हमें
जीत मिल रही थी, वो जो खेला हुआ उस पर हालांकि आज विषय वस्तु नहीं है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूं कि बीजेपी इसे संभलते कुछ नहीं संभल रही है, ना पार्टी संभल रही है, ना सरकार आपको लगता है कि पार्टी चुनाव से पहले एक तरह से दबाव में आ गई है? दबाव में तो बिल्कुल वो दबाव में ही है। सवाल है, किसी सवाल का जवाब उनके पास नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने के नाम नहीं है। बिहार में जो अभी नीतीश कुमार को 25 से 30 की बात कर रहे थे, आप ये मानते हैं ना, 25 से 30 यहाँ बैठे हैं, हमारे मित्र बैठे हैं, बीजेपी से भी बैठे हैं, तो आप 25 से 30 नीतीश कुमार की बात कर रहे थे। अचानक नीतीश कुमार जी को दिल्ली जो है आप लोगों ने पॉलिटिकल फेयरवेल दे दिया, तो इनका ये जो खुद ही उपापोह में है, स्थिति इनकी जो ऐसी बनी हुई है कि क्या बोले ना समझ में कुछ। मूलतः ये शासन सत्ता की पार्टी नहीं है जो बीजेपी है। मूलतः अगर आप देखेंगे केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार तक अगर आप देखेंगे तो एक भी मैटर पर इनका कोई स्टैंड है। पेपर लीक हो जा रहे हैं, मतलब एग्जाम के साथ पेपर लीक का जुड़वा मतलब कि बच्चा हो गया है। इनसे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिहार के अगर आज के डेट में देख लेंगे तो बाकीपुर में जनता जवाब देगी। मैं आपको मोनिका जी स्पष्ट कर रहा हूं कि आने वाले जो चुनाव होने जा रहा है उसमें अगर इन्होंने सियासी कोई खेला नहीं किया, ईमानदारी से चुनाव हुआ, तो आपको जनता जवाब देगी। जो बिहार की दशा दिशा इस समय है, खासकर एनडीए के शासन काल में जो बिहार की जो बदहाल स्थिति बनी हुई है, अब देखिए 30 सालों से बिहार में भारतीय जनता पार्टी के जो सपने पूरे हुए अपने मुख्यमंत्री बनाने का, हालांकि उनका जो मुख्यमंत्री बने अभी कुछ ही दिन पहले भाजपा उन्होंने ज्वाइन किया, बहुत लंबी तो कहानी नहीं, वो तो जहां से उनकी राजनीतिक यात्रा है अगर उसका डेटा आप निकालेंगे तो कहां से गए हैं। तो ये जो सपना इनका जो पूरा हुआ है, लेकिन ये संभाल नहीं पा रहे, अभी कुछ नहीं करने की स्थिति में है। रिमोट कंट्रोल से वहां की सरकार चल रही है, कोई भी सरकार रिमोट कंट्रोल से नहीं चलती है। वो बेसिकली वहां पर जो मूल सरकार चलती है वहां के लीडर से चलती है, जमीन से चलती है, वहां पर ऐसा हो नहीं रहा। इसलिए आप देखेंगे कि हर चीज में जो जैसा भी हमने कहा, किसी भी मैटर पर, एथेनॉल के मैटर पे आप देख लीजिए, पेपर लीक के मैटर पर देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर देख लीजिए, तमाम सारे मापदंड फेल रहते। इस समय इफ एंड बट की सिचुएशन बनी हुई है। अब वेट एंड वॉच कीजिए, 25 जो बाकीपुर का चुनाव का जब रिजल्ट होगा अगले महीने तो जनता जवाब देगी। है आपके अनुसार वो बीजेपी पर भारी पड़ती हुई दिखाई देती है। विजय दुबे का भी यहाँ पर रुक कर लेते हैं। विजय दुबे जी, अभी जिस तरीके से टिकट पर बवाल है, जो महासंग्राम देखने को मिल रहा है दतिया से बांकीपुर तक, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? इस पर आपका क्या नजरिया है? साथ ही इस घमासान के पीछे जो बदलाव टिकट बंटवारे को लेकर देखने को मिला है, क्या आपको लगता है कि ये बीजेपी की स्ट्रेटजी में एक तरह का संगठनात्मक संरचनात्मक बदलाव है? क्या जी, मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, आप ऑडिबल है। व्हाट यू ओके, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 2 बाई इलेक्शंस हैं। ये कोई जो है, मैं अगर कहूँ कि बाई इलेक्शंस की जो अहमियत है वो इतनी है कि जो है वहाँ पर दतिया की स्थिति तो बहुत खराब है। अगर मैं एक साथ शब्दों में कहूँ तो कि टिकट को लेकर के पूरे शहर को भारतीय जनता पार्टी या नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर दी। वहाँ पुलिस लगानी पड़ रही है, वहाँ एसपी डीएसपी और फोर्सेस पे हमले हुए हैं। तो ये स्थिति पार्टी के भीतर ही क्लियर हो जानी चाहिए थी। और जहां तक बात जो भारतीय जनता पार्टी को कहा था, वही अनुशासन वाले एक कैडर बेस्ड पार्टी है, बहुत डिसिप्लिन है, लेकिन यहाँ तो स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? ये एक टिकट को लेकर के है। भाई नरोत्तम मिश्रा जी चूंकि पहले गृह मंत्री थे मध्य प्रदेश के और एक जाने माने चेहरा है, निश्चित तौर पे एक बेहतरीन लीडर हैं। अगर मैं कहूँ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के पास ये सीट है, लास्ट टाइम वो हारे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज अगर कोई बदलाव भी हुआ है या उनको किसी और जगह, जैसे बहुत सारे नेता ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी में आज सीटों पे बैठे हुए मंत्री हैं, कई जगह डेप्यूटी सीएम भी हैं, वो हार गए थे अपनी सीट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगा कि भाई ये बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक सेगमेंट को एड्रेस करते हैं, एक बड़े नेता हैं, उनको बकायदा एमएलसी बनाया गया उन जगहों से और उनको बकायदा मंत्री पद, आज वो कई राज्यों में ये स्थितियां हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर नरोत्तम मिश्रा जी के साथ भी एडजस्टमेंट कहीं पार्टी करती, कोई और बातचीत होती उसमें, तो शायद ये सिनेरियो क्रिएट नहीं होता जो भारतीय जनता पार्टी आमतौर पर किया करती है अपने बड़े नेताओं के लिए। लेकिन खैर अभी जो स्थितियां हैं वो आम पब्लिक के लिए और जो मैसेज है वो बहुत अच्छा नहीं है। आप एक टिकट को लेकर के किसी शहर को ब्लॉक नहीं कर सकते, आप पुलिस पे हमले नहीं कर सकते,
कारण ये है कि जो है ये तो आपका अंदरूनी मामला है भाई, किसको टिकट देना है। भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पे ये तय किया होगा कि भाई नरोत्तम मिश्रा जी पिछली बार हारे हैं और हमें दूसरा उम्मीदवार यहाँ से दूसरा फेस लाना है। वो उन्होंने किया। ये पार्टी पूरी तरह से अपने स्तर पर डिसाइड करती है। और जो स्टेट लीडरशिप भी है, अगर मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी की एग्जिस्टिंग पार्टी जो सत्ता में है वहां पे, ऐसा भी नहीं है, तो लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है वो भी उनकी है। आप किसी और के सर पे इसको किसी और के मत्थे नहीं मर सकते कि साहब किसी और की सरकार थी और बवाल किसी और कारण से हुआ था। खैर, निश्चित तौर पे इसको एड्रेस किया जाना चाहिए और जो है इस पे गौर भी किया जाना चाहिए। आखिरकार इस एक भारतीय के पार्टी के भीतर के मुद्दे पे लोगों को परेशान क्यों किया गया, आखिरकार क्यों जो है हंगामा और जो है एनएच जाम कर दिया जाना, ट्रैफिक रोक दिया जाना, लोगों को असुविधा हुई, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को खेद व्यक्त करना चाहिए। मैं तो ये कहूं ये गलत तौर तरीका है। अगर आपके भीतर कोई इशू नहीं सॉल्व होता तो उसको क्या सड़क पर लेके आएंगे हल करने के लिए, लोगों को परेशान करेंगे, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल जाहिर सी बात है जो जी। हाँ जी बोलिए जी बोलिए। जो आप पटना की और बांकीपुर की बात कर रही थी, वहां भी जो है जो उम्मीदवार बदलने की स्थितियां पैदा हुई हैं। देखिए दोनों ही सीटों पे एक ही तरीके की समस्या है। एक जगह मांग हो रही कि बदल दीजिए, और एक जगह पार्टी ने जिसको दिया था वो खुद पीछे हट गया, या पार्टी ने कहा कि तुम मत लड़ो, चलो दूसरे किसी को जो हम चाहते हैं वो लड़े यहाँ पे। तो ये दोनों ही परिस्थितियों में उम्मीदवार बदलने की या बैकफुट पे आने की स्थिति है। आखिरकार ऐसा भारतीय जनता पार्टी को बाई इलेक्शन में करना पड़ रहा है, मेरे लिए एक बड़ा सोचने सवाल है। आखिरकार ये स्थितियां जो है कैसे खड़ी हुई, और जो है पार्टी जो है सत्ता में है तो क्या गुटबाजी, जो जैसा कि अभी बहुत सारी बातें कही जा रही थी, क्या इतनी हावी हो गई? क्या कांग्रेस में तो ये बातें बहुत पहले सुनने को बहुत मिलती थी और गुटबाजी की बातें बहुत होती थी, लोग प्रदर्शन भी काफी कर लिया करते थे जब टिकट नहीं मिलता था तो, और मंत्री पद तय नहीं होता था, ये सब चीजें बहुत होती थी। इसके कई पार्टियों में हो रहा है। मैं केवल कांग्रेस के नाम लेके शायद गलती कर रहा हूं, इसलिए मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगा, मेरे शब्दों में बदलाव किया जाए। और लेकिन ये जो परिस्थितियां आज भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रही है वो जो है एक सोचनीय स्थिति है। अगर मान लीजिए बांकीपुर में एक चर्चित नाम दिया जाता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रही है, क्या उसकी सीट खाली होने के बाद में ये समस्या पैदा हो गई कि आप कैंडिडेट सही नहीं दे पा रहे वहां पे और आपको बदलना पड़ रहा है? आखिरकार ये स्थितियां गंभीर है और निश्चित तौर पे बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें कि आंसर आपको देना होगा, क्योंकि लोगों की ओर से भी सवाल होंगे फिर तो। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप कह रहे हैं विजय दुबे जी कि आंसर देना होगा, लेकिन जो पोलाइट बिहेवियर, जो पोलाइट नेचर, ठीक है, ये पहले कहाँ था? पहले आपका वो पोलाइट नेचर, पोलाइट बिहेवियर नहीं आता है कि आप पहले से ही अपने कार्यकर्ताओं को भरोसे में ले लें या फिर जनता के बीच भी आप जवाब दें या एक मैसेज कन्वे करें कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, आपका संगठन मजबूत है। खेमचंद शर्मा जी, टिकट बंटवारे को लेकर जिस तरह से ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, विपक्ष को चुटकी लेने का मौका मिल गया है, आपकी खुद की पार्टी के भीतर जिस तरह की बगावत, जिस तरह की खींचतान देखने को मिल रही है, हालांकि आप इसे बगावत स्वीकार करेंगे नहीं, पर जो तस्वीर सामने आई वो ये कहीं ना कहीं शोकेस कर रही है। आप खुद को संगठन स्तर की पार्टी कहते हैं जो अपने संगठन को मजबूत रखने का काम करती है, लेकिन जब आपके कार्यकर्ता ही नाराज हो जाएंगे तो उन्हें कैसे मजबूती के साथ बांध कर रख पाएंगे? देखिए, क्षणिक कार्यकर्ताओं की भावनाओं का रोष था जो रोष निकल चुका है। मैं तो समझता हूँ कि पार्टी में ऑल इज वेल है और जो संवाद है, कम्युनिकेशन है, पूरी तरीके से ऊपर से नीचे से ऊपर हो चुका है। अब हमारे जो नए कैंडिडेट बने हैं वो पूरी तरीके से जीतेंगे और निपेंद्र मिश्रा भी उनका पूरी तरीके से समर्थन करने वाले हैं। उनके सारे समर्थक, उनके सारे सहयोगी इस काम में लगने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार आज हम दतिया में लड़ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि दतिया की सीट फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगी, बहुत अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगी। कांग्रेस अभी जो बड़ी बड़ी ढींगे मार रही है वो दूध का दूध पानी का पानी इलेक्शन के बाद हो जाएगा। ये जो छोटी सी चीज जो बिहार में हुई, वहां पे क्या देखिए, पर्सनल प्रॉब्लम किसी के भी साथ हो सकती है। जिन कैंडिडेट को डिक्लेयर किया, अगर उनके यहाँ पे कोई फैमिली प्रॉब्लम है और फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो अनअवेलेबल है और उन्होंने एक अच्छे समर्पित कार्यकर्ता के नाते उन्होंने एडवांस में पार्टी को बता दिया कि किसी दूसरे कार्यकर्ता को आप ये सीट दे दो, तो इसमें कोई गलत तरीके से बात करना, क्योंकि पर्सनल मजबूरी को सम्मान देना, उसको एक्सेप्ट करना, ये पार्टी की ड्यूटी है, पार्टी ने की और दूसरे कार्यकर्ता को वहाँ पे
टिकट जो दूसरे कार्यकर्ता भी जमीनी कार्यकर्ता है, मजबूत कार्यकर्ता है, 2 बार के मंडल अध्यक्ष रहे। मंडल अध्यक्ष ही तो भारतीय जनता पार्टी का रूल होता है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दोनों ही सीटों को बहुत अच्छे बहुमत से जीतने जा रही है। जो कुछ छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं वो नहीं होती तो ज्यादा अच्छा था हुई, लेकिन वो चीजें स्थिति कंट्रोल में है, वो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। और दोनों ही सीटों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है, मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। आप बहुत भरोसा जता रहे हैं, दावा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। देखना होगा भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है या नहीं, चाहे वो दतिया की बात हो, चाहे वो बांकीपुर की बात हो। लेकिन जब मेरा सवाल आपसे संगठन को लेकर था, तो क्या आपके जो तमाम कार्यकर्ता आपसे नाराज हुए, जिन्होंने जमकर ये प्रदर्शन किया, बवाल काटा, जिनकी वजह से जो आम जनता वोट करने के लिए अपने घर से सुबह सवेरे बाहर निकलती है, वो जनता परेशान हुई, वो जनता नाराज हुई, क्या उन कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर हो पाई? दूसरा, क्या उन कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई आप करेंगे जिनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा? क्योंकि अंततः सरकार भी आपकी ही है, तो लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखना भी आपकी ही उतनी जिम्मेदारी है। तो क्या उन कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई होगी? खेमचंद शर्मा जी सुन पा रहे हैं? चलिए, खेमचंद शर्मा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, जल्दी खेमचंद शर्मा जी का एक बार फिर से रुख किया जाएगा। शिम्पी अग्रवाल का रुख कर लेते हैं। शिम्पी अग्रवाल जी, आपको लगता है कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में कामयाब हो पाएगी? शिम्पी अग्रवाल जी, बहुत माफी के साथ मैं लौटूंगी आपके पास, पर पहले जवाब लेना ज्यादा जरूरी है ताकि आप भी उस पर जवाब दे पाए। खेमचंद शर्मा जी, जो नाराज कार्यकर्ता है उनकी नाराजगी क्या आप दूर कर पाए? और दूसरा, ये जिन कार्यकर्ताओं ने ये जो बवाल काटा, क्या उन कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई होगी? क्योंकि अंततः लॉ एंड ऑर्डर संभालना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी सरकार है। देखिए, नाराजगी अब कोई नहीं है, जो भी गलतफहमियां थी वो दूर हो चुकी है। खुद निवेंद्र मिश्रा जी ने आके बयान दिया है, उन्होंने अपने समर्थक कार्यकर्ताओं से बात की है। तो ये सभी कार्यकर्ता थे, ऐसा नहीं क्या होता है कि आम जनता में जो समर्थक होते हैं, भावना होती है सभी। खेमचंद शर्मा जी, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी, हालांकि आप फिर वही कहते हैं कि मेरी बात पूरी सुनते नहीं, पर क्योंकि आप ये वाली बात मुझे पहले भी बता चुके हैं, इसीलिए मैं माफी के साथ इंटरप्ट कर रही हूँ आपको। आप ये कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी ने बयान दे दिया, नाराजगी दूर हो चुकी है। वापस से वही मेरा सवाल घूम कर आ जाता है जो पहले भी मैंने आपसे किया था। अगर आप पहले ही नरोत्तम मिश्रा जी को, उनके समर्थकों को, सबको भरोसे में ले लेते, जब आप नाम बदल रहे थे प्रत्याशी का, क्योंकि एंड मूवमेंट तक नरोत्तम मिश्रा बहुत श्योर थे कि उनका नाम क्या घोषित होगा, लेकिन दावेदारी भी ठोक दी जाती है खुल्लम खुल्ला, फिर उसके बाद आप प्रत्याशी का नाम घोषित करते हैं जो नरोत्तम मिश्रा नहीं होते हैं। ऐसे में अगर पहले से भरोसे में लिया जाता तो शायद ये सब कुछ ना होता। सुन पा रहे हैं आप? मैं सुन पा रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में डेमोक्रेसी और भारतीय जनता पार्टी में सभी को टिकट मांगने का अधिकार होता है और सभी टिकट मांगते हैं, किसी को भी दबाया नहीं जाता, रोका नहीं जाता। तो उसमें सभी कार्यकर्ता जिनको वहां पे उम्मीद थी वो सब, और यहाँ पे मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी बेहतरीन बनता है, यहाँ पे किसी की भी कोई पट्टा नहीं, गारंटी नहीं है। हर एक व्यक्ति को जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है उसमें जो गुजरना पड़ता है, तो फीडबैक होता है, सर्वे होता है, सभी से बातचीत की जाती है, संतुलन देखा जाता है, सिनेरियो देखा जाता है, फ्यूचर की रिक्वायरमेंट देखी जाती है, भविष्य की रिक्वायरमेंट देखी जाती है। उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट वो डिसीजन लेता है। जो डिसीजन लेता है सभी कार्यकर्ता उसको मानते हैं। लेकिन हाँ, ठीक है, समर्थकों में कुछ गुस्सा हो सकता है, नाराजगी हो सकती है। उन्होंने तो क्या नरोत्तम मिश्रा उस स्केल पर खरे नहीं उतर रहे थे? अब क्या नरोत्तम मिश्रा उस स्केल पर अब खरे नहीं उतर रहे थे? ऐसा नहीं है, हो सकता है कि पार्टी ने उनके लिए कुछ बड़ा सोचा हो। मैंने कहा कि पार्टी के पास देने के लिए बहुत कुछ है। पार्टी के पास, पार्टी आज केंद्र में सत्ता में है, पार्टी आज 20 से ज्यादा राज्यों में सत्ता में है, तो पार्टी के पास अपने कार्यकर्ता को देने के लिए बहुत कुछ है, बहुत बड़े बड़े काम है। कई बार हमारी पार्टी में होता है कि एमएलए की टिकट नहीं मिलती, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट मिल जाती है। कई बार हमारी पार्टी में होता है कि राज्य मंत्री भी नहीं बनाए जाते, स्टेट में मंत्री नहीं बनाया जाता, लेकिन केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है। तो हमारी पार्टी में डिसीजन समय के अनुसार, आपकी पार्टी में तो क्या क्या हो जाता है वो पता ही नहीं चलता। आपकी पार्टी में तो बहुत कुछ हो जाता है, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर कब किसको क्या बना दिया जाता है, कौन कहाँ से आगे आ जाता है। मोनिका जी, हम टॉकिंग अबाउट
positive steps of our party, not a negative step. You can नहीं, आप पॉजिटिव ही बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, आप पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स पर ही बात करेंगे, आप किसी भी नेगेटिव या खामी को नहीं गिनाएंगे। जाहिर सी बात है, आप प्रवक्ता हैं, आप पॉजिटिव गिनाने ही बैठे हैं, वो लाजमी सी बात है, और यहाँ हम मौजूद सभी लोग जानते भी हैं इस बात को। शिल्पी अग्रवाल जी, क्या आपको लगता है कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई करने में मध्य प्रदेश सरकार न्याय कर पाएगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि व्यक्ति निर्माण से संगठन निर्माण की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज अगर ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, तो ये सुनकर बहुत ही अचंभा हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ यही सुनते थे कि पार्टी के अंदर अनुशासन है। जहां तक बात है कार्रवाई की, तो जहां मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर देश का एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र जमीन घोटाले के आरोप लगाता है, उनके खुद के ऊपर जब कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो ये अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे, वो भी उस मध्य प्रदेश में जिसमें लॉ एंड ऑर्डर पूर्ण रूप से चरमरा चुका है डॉक्टर मोहन यादव जी की निरंकुश सरकार के अंदर। तो वहां पे आप ये उम्मीद मत करिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाइयां करेंगी। दूसरी बात, न तो भारतीय जनता पार्टी से सरकार संभल रही है और ना ही इनसे संगठन संभल रहा है। अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करूं, क्योंकि भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता ने कहा कि वहां पे हमारी लहर चल रही है दतिया में, तो साहब लहर आपकी पूरे मध्य प्रदेश में उल्टी दिशा में चल रही है। आप चाहे NY हॉस्पिटल देख लीजिए, भागीरथपुरा में दूषित पानी की बात देख लीजिए, छिंदवाड़ा कप सिरप कांड देख लीजिए, बरगी डैम का क्रूज हादसा देख लीजिए, किसानों के बदहाल स्थितियां देख लीजिए, बढ़ते हुए महिलाओं के बलात्कार और लापता होने के केसेस देख लीजिए, और चाहे वहां की बेरोजगारी देख लीजिए, और आपकी जो सड़क व्यवस्था है आप उसको देख लीजिए। जो स्वयं आप ही के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जब मध्य प्रदेश में आते हैं तो कहते हैं कि सड़कों की गुणवत्ता बहुत खराब है, और उसके बाद आप ये उम्मीद करते हैं कि दतिया उपचुनाव, जो कि एक लूटा हुआ उपचुनाव है, जिसका सीधा सीधा मैंडेट वहां की जनता ने कांग्रेस को दिया था, आप वहां पर जाते हैं और ये भी निर्णय नहीं ले पाते कि साहब टिकट किसको देना है। नरोत्तम मिश्रा जी जो कि नामांकन फॉर्म खरीद लेते हैं, पूरे बैंड बाजे के साथ प्रचार में जुट जाते हैं, और अंत समय में पता चलता है कि उनका टिकट ही काट दिया जाता है। वो भारतीय जनता पार्टी जो ये स्थापित नहीं कर पा रही कि नाम किसका लेना है और नामांकन किसका भरवाना है, वो यहाँ पे बैठ के ये दलीलें दे रही है कि दतिया में लहर हमारी चल रही है, तो फिर शायद ये दतिया की हवा को ठीक से जानते नहीं है। पत्थरों वाली लहर चली, तो रात को पत्थरों वाली लहर चली तो थी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में किस तरीके से वहां से ईंटें फेंकी जा रही थी सम्मानित SP साहब के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, और स्वयं इन्हीं के गृह मंत्री का वो प्रशासन है जिसको ये नियंत्रित नहीं कर पा रहे, और वो प्रशासन इनके कार्यकर्ताओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। तो आप क्या उम्मीद करती हैं वहां के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होगी? जहां का प्रशासन खुद पिट रहा है, वहां की जनता को ये कैसे संरक्षित कर पाते होंगे? ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है मोनिका जी। और इसने बहुत अच्छा है, दतिया उपचुनाव ने मध्य प्रदेश सरकार के पूरी स्थिति को देश की जनता के सामने रख दिया है, और जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, वो किस तरीके से मध्य प्रदेश के एक विफल मुखिया हैं, जो सत्ता में आकर सिर्फ मलाई खाने का काम और भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं, और इनकी जो पुलिस प्रशासन है वो सिर्फ विपक्ष का दमन करती है, उनके कार्यकर्ताओं का दमन करती है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की मुखर आवाज को दबाने का प्रयास करती है। इससे ज्यादा इनका प्रशासन जो है वो वहां पर मुस्तैदी से काम नहीं कर पा रहा है। तो बीजेपी के ऊपर तमाम गंभीर आरोप लगते चले जा रहे हैं, और इन आरोपों का जवाब खेमचंद शर्मा जी से आगे चलकर जरूर लिया जाएगा, पर पहले चर्चा में श्याम कुमार जी को भी जरा इंक्लूड कर लें। श्याम कुमार जी, ये जिस तरह की पूरी स्थिति आकर बन खड़ी हुई है, उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने चाहिए थे, हालांकि अभी होने हैं, लेकिन जो पूरी प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए थी। किसी भी तरह की उम्मीद नहीं थी कि उपचुनाव को लेकर भी इतना घमासान देखने को मिलेगा, लेकिन दतिया से बांकीपुर तक का जो घमासान देखने को मिल रहा है, क्या आपको ये लगता है कि ये सिर्फ एक सीट का विवाद बनकर या फिर एक सीट का चुनाव बनकर नहीं रह गया है, बल्कि ये मुद्दा आगे भी आने वाले लंबे वक्त तक राजनीति में गूंजेगा? देखिए, इसमें एक बहुत बात क्लियर है कि जो आपने पार्टी की बात की, जो अभी सत्ता में सरकार में है, कई राज्यों में हमारे मित्र ने बताई, कई राज्यों में है, केंद्र में, अच्छी बात है, लेकिन एक बात यहाँ पर आपको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ
कि इस पार्टी में जो लोकतंत्र के मानक होते हैं, जो मापदंड होते हैं, जो लोकशाही के तौर तरीके होते हैं, उससे दूर दूर से लेना देना नहीं है। या पार्टी के भीतर की बात रहे, अंदरूनी राजनीति की बात की, बाहर की बात की, किसी भी घटना की कोई जवाबदेही तय नहीं होती है लोकतंत्र में। आपने अब तक, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप समझ इस बात को अच्छे से जानती हैं, बखूबी जानती हैं कि हर शासन सत्ता में जो पद गरिमा पर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, उसकी कुछ अपनी जिम्मेदारियां जवाब उसकी उस जवाबदेही होती है। न तो जवाब लेने के लिए तैयार है और जनता को जवाब देने के लिए तैयार है। तो जनता के पास एकमात्र विकल्प बचता है चुनाव, और चुनाव में आप देखिएगा जो रिजल्ट मिलेगा वो बेहतर जवाब देगी। रही न्याय की बात, जो आप बीच में एक बात की न्याय की, इस सरकार से न्याय की उम्मीद ही करना बेमानी है। कोई भी आप जांच आयोग को देख लीजिए, उसकी रिपोर्ट को आप देख लीजिए, तो जो चुनाव अभी जो होने जाए, उपचुनाव होने को है, जो वहां पर सिर्फ फुटबॉल हुआ है बांकीपुर में टिकट और विड्रॉल को लेके, वो इस बात का प्रमाण है कि अभी बिहार में जो ये बीजेपी ने कमान संभाली है कुछ ठीक नहीं है। उनकी गठबंधन में जो सिर्फ फुटबॉल है, जो खेला है, जो धकियाए गए हैं, बड़े अदब और सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं, विद माय ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि जिस तरह से जेडीयू को धकियाया गया है, बाहर किया गया है, माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो है, देखिए हमारा राजनीतिक विरोध मतभेद हो सकता है, उसमें लोकतंत्र में ऐसा होता है कि राजनीतिक से हम लोग अलग अलग राय रख सकते हैं, लेकिन एक बिहारी होने के नाते तो ये बिहारी के मन पर तो चोट पहुंचाई है कि जिस तरह से उनके चेहरे पर चुनाव हुए गए। आज तक आपने चुनाव में देखा है कि आप किसी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है और पिक्चर शुरू होने से पहले खत्म कर दी गई है? तो इन सबका जवाब जनता देगी। और बीजेपी से बिल्कुल उम्मीद मत कीजिए कि लोकतंत्र के मानक मापदंड, जो लोकशाही के तौर तरीके, उसमें किसी पर खड़ा उतरने के लिए तैयार नहीं है। रिमोट कंट्रोल से सारे राज्य की सरकारें चल रही है, केंद्र सरकार चल रही है, और बिल्कुल आप जो लोग, बिल्कुल बिहार तो हमारा पूरा रिमोट कंट्रोल चल रहा है और वहां पर कुछ इसे संभल नहीं रहा। खिमचंद शर्मा जी, आरोप लग रहे हैं बिहार पूरा रिमोट कंट्रोल से चल रहा है, आप लोगों से कुछ संभल नहीं रहा है, सब कुछ रिमोट कंट्रोल से बिहार को बस चलाने का काम किया जा रहा है। देखिए, हमारे में कहा जाता है, सूप बोले तो सूप बोले, चाली बोले जैसे बेहतर चीज। लोकतंत्र की बात कौन कर रहा है? वो पार्टी जो पारिवारिक पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलती है, जहाँ लोकतंत्र के कोई मायने नहीं है, जहाँ लालू प्रसाद यादव जी वो जेल गए तो राबड़ी देवी जी, उनके बाद उनके पुत्र, और घर में भी लोकतंत्र नहीं है। छोड़ो, अगर मेरा बेटा नाराज हो गया उसको भगा दिया, बेटियां आपस में महाभारत चल रहा है। लोकतंत्र, इनका मतलब लोकतंत्र में आप उनके परिवार पर जा रहे हैं खिमचंद शर्मा जी। किसी के परिवार के बीच चाहे कुछ भी हो, वो उनके परिवार का मामला है। आप अपनी पार्टी की बात कीजिए और उनकी पार्टी की बात कीजिए। मेरे से कोई, मोनिका जी, मेरे से कोई गलती हो गई है क्या? आप मेरे को ही टोकते हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप पार्टी की बात कीजिए ना, आप आरजेडी की बात कीजिए। आप परिवार के भीतर की बात कर रहे हैं कि बहन भाइयों के बीच क्या हो रहा है। नहीं, परिवार, मैं वही कह रहा हूँ, लोकतंत्र का मानक क्या है इनके यहाँ? क्या इनके यहाँ पे चुनाव हुआ है? क्या इनके यहाँ पे अध्यक्ष होते हैं? क्या इनके यहाँ पे काम कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ये हमारे मित्र अभी जो आरजेडी के प्रवक्ता बनके बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब, ये जिंदगी में कभी भी आरजेडी के अध्यक्ष नहीं बन सके, कह नहीं सकते कि मैं आरजेडी का अध्यक्ष बनूंगा। हम कह सकते हैं हमारी पार्टी में कभी भी किसी भी आम कार्यकर्ता को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, किसी भी कार्यकर्ता को कहीं से भी कभी भी समय आने पे मौका दिया जा सकता है। तो ये हमारी पार्टी की ब्यूटी है। तो हमारी पार्टी के लोकतंत्र के सामने ये अपने लोकतंत्र को रखें तो इनका लोकतंत्र वो भारतीय लोकतंत्र तो नहीं है, वो अपना बिहार वाला लोकतंत्र हो सकता है। वो ये एक बार लोगों ने जोक मनाया था कि बिल क्लिंटन भारत में आए और क्लिंटन ने बोला कि मेरे को 2-3 साल तो मैं भारत को या बिहार को अमेरिका जैसा बना दूंगा। तो लोग कहते थे कि भाई लालू प्रसाद यादव जी ने कहा 2-3 साल लेगा तो मेरे को हफ्ता दे, मैं हफ्ते में पूरी अमेरिका को 11 बना दूंगा। तो वही एक अलग कहानी है। तो इनका एक अपना लोकतंत्र, अपना इनका एक नजरिया है, वो हो सकता है, बट इट इज नॉट अ जनरल। ठीक है, यहाँ पर खिमचंद शर्मा जी सीधे जंगल राज से तुलना कर रहे हैं आरजेडी की, कि जंगल राज था और लोकतंत्र की पार्टी वो कर रही है जहां परिवारवाद है। वापस से परिवारवाद पर निशाना साधते हुए खिमचंद शर्मा जी, या फिर ये कहिए कि बीजेपी, विजय दुबे का यहाँ पर रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी लगातार बने हुए हैं। बिहार की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं विजय जी? जिस तरीके से खिमचंद शर्मा जी बात कर रहे हैं, श्याम कुमार जी बात कर रहे हैं, असल लोकतंत्र क्या है? बिहार की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? वहीं दूसरी तरफ चाहे बांकीपुर हो चाहे दतिया हो, क्या दोनों घटनाक्रमों को एक चश्मे से देखना, एक तरीके से देखना सही है?
नहीं, देखिए दोनों ही सीटों पे एक तो पहली बात तो एक चीज बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि इससे सत्ता के गलियारे में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। ये जो है जो सरकारें वहां चल रही हैं ना तो उनके बाई इलेक्शन से कोई इन पे इफेक्ट पड़ेगा ना उनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव होगा, लेकिन पार्टी की स्थिति इसमें जो है, जो पार्टी के भीतर की स्थिति है वो बड़ी क्लियर हो चुकी है कि भाई आप जो है ठीक है, बहुत सारी बातें आ रही है कि भाई बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है आज, और 17 एफआईआर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे ही पथराव के कारण से वहां पर उन पे की गई है। तो ये जो स्थितियां पैदा हुई ये बताती है कि कहीं ना कहीं पार्टी संगठन के भीतर जो स्थिति है वो या तो बियॉन्ड कंट्रोल है, या जो चीजें बड़े नेताओं की ओर से कम्युनिकेट की गई उसको वहां पर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, या जो कुल मिलाकर के जो टिकट बंटवारे की स्थिति है उसको वहां जो भी समर्थक नरोत्तम मिश्रा के हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब ये हम बार बार कह सकते हैं कि भाई अनुशासित पार्टी है और वो सबको मानती है और ऐसा है, वो क्षणिक रोष है, ये सब बातें अपनी जगह पे है, लेकिन आप जो आपने लोगों को वहां की जो कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब किया, स्कूलों को बंद करना पड़ा, बच्चे अगर जा रहे थे अस्पताल जाने वाले मरीजों को दिक्कत हुई, एनएच की रोड जाम कर दी गई, आखिरकार ये क्या है? अल्टीमेटली बीजेपी जो अपने आप को क्लेम करती है वो क्या यही करती है क्या कि जो सिनेरियो दिख रहा है बांकीपुर की भी स्थिति, अगर जो बात कही जा रही है भाई आपको अब जिस व्यक्ति को आपने टिकट दिया उसने आपने निश्चित तौर पे टिकट मांगा होगा या आपने अपने आप भी तय किया, तो अल्टीमेटली वो उसको ये पहले टिकट लेने के पहले भी उसको पता होगा कि आंतरिक घरेलू कारणों से उसको टिकट नहीं लड़ पाएगा, वो तो लेना नहीं चाहिए था उसको ना। अब पार्टी को क्यों उसने दुविधा में डाला और पार्टी को ये स्थिति क्यों पैदा हुई कि उम्मीदवार बदलना पड़ा? अरे भाई हम कहते हैं कि कोई भी कितना बड़ा उम्मीदवार वहां खड़ा हो जाए, आपकी वो पुरानी सीट है, लेकिन आपको अपनी पुरानी सीट बचाने के लिए भी इतने पैतरे लेने पड़ेंगे एक बाई इलेक्शन में, ये एक सवाल है, ये एक बात समझ में नहीं आती। आखिरकार अल्टीमेटली जो है क्या बिहार में नीतीश कुमार की जैसी बात बार बार आरजेडी के व्यक्ति कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या ऐसी कौन सी परिस्थितियां बदली हैं आज, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ही लेड गवर्नमेंट है और पूरी तरह से गृह मंत्री भी आपके सम्राट चौधरी हैं वहां पे, लेकिन वहां जातीय स्थितियां काफी इस बीच में खराब हुई है। अगर मैं कहूं जो भरत तिवारी एनकाउंटर हुआ है उसको लेके अपर कास्ट में एक रोष है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, और शायद लगता है कि आप इसके कारण से जो भी आपके पास फीडबैक है, मुझे ये नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी के पास भीतर उनको क्या रिपोर्टिंग है या क्या उनके पास सर्वे क्या कहते हैं, लेकिन मुझे जो बाहर से देख के लगता है कि निश्चित तौर पे कोई ना कोई ऐसे बड़े कारण है जिसके कारण से आपको अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा, आपने फेस चेंज किया वहां पे। इसके बहुत ठोस कारण है, निश्चित तौर पे वहां पे आप अपोजिशन की जो लामबंदी है उसने आपको मजबूर किया कि आप अपना कैंडिडेट बदले, और यहां आपका विरोध हो रहा था दतिया में कि आपने इस उम्मीदवार को क्यों दे दिया। भाई आपका तो एक आदमी ऑलरेडी 3 महीने से तैयारी कर रहा था वहां पे बाई इलेक्शन की, वो आपका पुराना गृह मंत्री है, और अगर वो मान लीजिए हार भी गया और बड़ा नेता है, मैंने पहले भी अपनी बात में कही थी कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हारे हुए लोगों को भी उप मुख्यमंत्री बना देती है और वो दूसरे सदन में लेके आती है जब उनका इंपॉर्टेंट आदमी होता है। तो या तो ये तुम ये कह दो कि नरोत्तम मिश्रा का इंपॉर्टेंस भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना नहीं है जितना कि और लोगों के लिए शायद होता है, या गुटबाजी इतनी हुई है कि आज जो पुराना गृह मंत्री है जो कि किसी और गुट को बिलोंग करता है उसको आप आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, या अपोजिशन का गुट भारी है और उसने टिकट को भी जो कि पर्चा भी खरीद चुका हो नामांकन का, निश्चित तौर पर उसे भरोसा दिया गया होगा कि टिकट आपको ही मिलेगा और आप मजबूत उम्मीदवार हैं इसलिए आप अपनी तैयारी करिए। तो खैर मैं निश्चित तौर पे खेमचंद शर्मा जी की बातों पे भरोसा करूंगा, वो प्रवक्ता हैं और पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो सारी बातें वो कहेंगे जो कि पार्टी के पक्ष की होगी। लेकिन ये सारी बातें ये कहती हैं जो दिख रहा है सामने कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई समीकरण और कड़ियां गड़बड़ा रही हैं। समीकरण गड़बड़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ा रहा है। खेमचंद शर्मा जी, कैसे स्थिति संभालेगी भारतीय जनता पार्टी, चाहे सर्कमस्टेंसेस हो चाहे कोई भी बात हो, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रैटेजीज में एक बदलाव देखने को मिल रहा है, नए चेहरे आप आगे रख रहे हैं, आप भरोसा जताते हुए कह तो रहे कि हम ही जीतेंगे, पर क्या आपको वाकई में लगता है कि अब चुनाव इतना आसान हो पाएगा, आपकी जीत इतनी आसान हो पाएगी, जनता का भरोसा जीतना, खास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब बीते दिनों कई ऐसे मामले, कई ऐसे मुद्दे आ गए जिसने आप लोगों को यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया है, कटघरे में खड़ा किया है, आसान हो पाएगा?
देखिए, ये तो मुद्दे आते रहते हैं, जाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति लोगों में विश्वास है, समर्थन है, प्रेम है, प्यार है। मैं ऐसा लेकिन अभी समझता उसी हूं नेतृत्व पर ही कि तो इन कैंडिडेट मुद्दों की कोई वजह लोग से भारतीय सवाल जनता खड़े पार्टी हुए का हैं ना। नेतृत्व पे ही तो बात सिर्फ सवाल मध्य खड़े प्रदेश हो रहे हैं, की, हम जवाब बात दे- सिर्फ मोनिका मध्य जी, प्रदेश की सवाल- सरकार का नहीं है, बात सवाल केंद्र खड़े सरकार हो का रहे भी है। हैं। सारे मुद्दों की मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो सवाल नीट खड़े- हो, चाहे सीबीएसई हो, सब कुछ। सवाल खड़े होने उसका जवाब भी दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। जो चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सब ऑनगोइंग, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने हजारों के में जो प्रॉब्लम्स उनको रिजॉल्व किया है। हमने आज बिहार को ट्रांसफॉर्म किया है, मध्य प्रदेश को ट्रांसफॉर्म किया है, पूरे देश को ट्रांसफॉर्म किया है। रैपिडली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और युवा जनरेशन देख रही है। उन्होंने मध्य प्रदेश में भी अभी जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार कुछ साल पहले थी, उसका भी काम देखा, हमारा काम देख रहे हैं। बिहार में 1.5-2 साल आरजेडी की सरकार ने उनका काम भी देखा और हमारा काम भी देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम ये कहें कि पुरानी जनरेशन ही सिर्फ याद रख के नई जनरेशन को पता ही नहीं। नई जनरेशन ने भी देखा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का किस तरीके से प्रशासन था, बिहार में किस तरीके से आरजेडी का प्रशासन था। मैं तो समझता हूँ कैंडिडेट से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल वो इम्पोर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति, मैं ऐसा समझता हूँ कि जिस तरीके से हमारी दोनों जब आप सरकारें कह रहे काम कर रही हैं, कैंडिडेट इतना मायने नहीं रखता, सिंबल इतना मायने रखता है, तो फिर इतनी नाराजगी, इतना बवाल, ये सब क्यों? नरोत्तम मिश्रा जी को बने रहने देते, बेचारे 3 महीने से इतनी तैयारी कर रहे थे, उनकी सारी तैयारी पे आप लोगों ने पानी फेर दिया। मैंने आपको क्या कहा? मैंने क्या कहा मोनिका जी? हमारी पार्टी सबके लिए सोच के रखती है। राइट समय पे राइट व्यक्ति को राइट सम्मान दिया जाता है। हो सकता है उनके लिए कोई बहुत बड़ा सोच के रखा हो। पार्टी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ जहाँ एमएलए की टिकट नहीं देती, मैं पार्लियामेंट बना देती, राज्यों में मंत्री बनाती, केंद्र में मंत्री बना देती, तो ये और प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनाती, प्रदेश में महामंत्री नहीं बनाती, नेशनल महामंत्री बना दी। तो पार्टी देखती है किस कार्यकर्ता का कब कहाँ किस समय उपयोग करना है, उस तरीके से उपयोग होता है। और हमारे यहाँ किसी की कोई गारंटी नहीं होती और ये कार्यकर्ता समझते हैं कि भाई हम ट्रस्टी हैं, हम ऑनर नहीं है। और ट्रस्टीशिप जो होती है वो सर्विंग की होती है, ना कि आप उसको ऑन करके बैठते हो। तो देयर इज नो ऑनरशिप। ये सब करते हैं हम लोग, सेवक के नाते काम करते हैं, ट्रस्टी के नाते काम करते हैं। पार्टी प्रमुख है और मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा जिस तरीके से मिश्रा जी ने आके सबके सामने बोला कि वो अपने कार्यकर्ताओं को समझाया स्थिति कंट्रोल में, और अब सब मिल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लग जाए। चलिए, खेमचंद शर्मा जी कह रहे हैं कि सब कुछ समेटने की कोशिश की जा रही है, पार्टी हर एक चीज पर स्टैंड ले रही है, तमाम बातें हैं। लेकिन शिल्पी जी, क्या ये सब कुछ एक मौका है विपक्ष के लिए मजबूत होने का, विपक्ष के लिए आगे बढ़ने का, और भारतीय जनता पार्टी को उनके सर्कमस्टेंसेस की बदौलत या उस वजह से पीछे करने का? के रूप में कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ही मजबूती से काम कर रही है और हमें भारतीय जनता पार्टी की लूज बॉल्स का इंतजार नहीं रहता है कि कब इनकी पार्टी में कोई गफलत हो और इसका फायदा कांग्रेस को मिल जाए। लेकिन जो ये झूठ परोसते हैं जनता के सामने, उसका जो सत्य है वो जरूर आना चाहिए। और जिस तरीके का घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी के अंदर घट रहा है वो भी जनता स्वयं देख रही है। और इसीलिए हमने कहा कि ना ये सरकार संभाल पा रहे हैं, ना ये संगठन संभाल पा रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं हैं जो मध्य प्रदेश में इनके संगठन को लेकर घटती रहती हैं। इनकी खुद की जो कार्य समिति है उसको आने के अंदर लगभग 1-1.5 साल लग जाता है। निगम मंडलों की सूची इनको इंस्टॉलमेंट में करनी पड़ती है। कहीं नाराज भाजपा है, कहीं महाराज भाजपा है, कहीं शिवराज भाजपा है। और उसी का ये पूरा नतीजा है कि आज अगर इन्हें उपचुनाव के अंदर एक टिकट डिक्लेयर करना है तो इतनी सारी खींचतान भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है कि जो बार बार ये भारतीय कांग्रेस के ऊपर गुटबाजी का, परिवारवाद का आरोप लगाती है। तो किस तरीके से परिवारवाद को इन्होंने पोषित किया है और किस तरीके से गुटबाजी को ये पोषित कर रहे हैं वो आज पूरे प्रदेश की जनता के सामने है। चलिए, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये घमासान, ये गुटबाजी, ये खींचतान आखिर कहां पर बीजेपी को लेकर जाती है? क्या बीजेपी का कमल इसी तरीके से खिलता रहेगा या फिर जिस तरीके के मसले, जिस तरह के घटनाक्रम एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, पंखुड़ियां धीरे धीरे मुरझाने लगी हैं? ये वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर